हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेशमी एम क्लासेस एंड आई एम रेशमी महालिक। ये वीडियो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में। पहले जानते हैं व्हाट इज़ बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस एक तरह का एक्स्ट्रा पेमेंट है जो कि एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है इन एडिशन टू देयर सैलरी। जी हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपीज़ है तो उस 10,000 के ऊपर अगर मिनिमम बोनस मिलता है या फिर मैक्सिमम बोनस मिलता है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। जैसे कि सपोज़ उसको मैक्सिमम बोनस मिलता है जो कि है 20%, ठीक है, 20% ऑफ हिज सैलरी। इन दैट केस उसको एक्स्ट्रा 2,000 रुपये मिलेंगे। तो टोटल उसके हो गए कितने? 12,000 रुपये। सो द पर्पज़ है बोनस का वो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करे और ज़्यादा कमा सके। सो बोनस हेल्प्स इन टू मैनर्स। एक है इट इंक्रीजेस द वेजेस सो दैट दे आर क्लोजर टू लिविंग वेजेस एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दिस एनकरेजेस वर्क मोर अर्न मोर। जी हाँ, ये एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है, उनके काम को रिकॉग्नाइज करता है ताकि वो ज़्यादा काम करे और ज़्यादा कमा सके। ये एक्ट कहता है, बोनस एक्ट 1965, कि अगर एक बार किसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू हो जाए तो उसके एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको बोनस देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। और इस एक्ट के तहत बोनस के लिए 2 लिमिट सेट हुए हैं। एक है मिनिमम बोनस का लिमिट और दूसरा है मैक्सिमम बोनस का लिमिट। मिनिमम बोनस है 8.33% ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी और मैक्सिमम बोनस है 20% ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी। सो इस एक्ट में सेक्शन 1 में कहा गया है, ये जो एक्ट है इसको बोला जाएगा आज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है और साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है जहाँ पर साल के मतलब पिछले साल में या फिर अकाउंटिंग ईयर में कभी भी एक दिन भी अगर 20 और मोर एम्प्लॉयज़ आर एंगेज, इन दैट केस ये एक्ट उनके ऊपर लागू होगा। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है, वो अगर चाहे किसी और एस्टैब्लिशमेंट में इस एक्ट को लागू करना तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको पहले 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब जब भी वो लागू करेंगे उससे कम से कम 2 महीने पहले उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो बिलो 20 भी हो जाता है लेकिन 10 से कम नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू रहेगा, कंटिन्यू करेगा। अभी आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। सो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि पर्पज़ है वो क्या है? पहला तो ये एक्ट बोलता है टू इम्प्रूव स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू पे बोनस, मतलब रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। अच्छा काम हुआ है तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, भले ही प्रॉफिट हो लॉस हो। ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना ही पड़ेगा। फिर ये एक्ट कहता है जो बोनस दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी ये एक्ट बताता है। मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस कितने होंगे, ये भी ये एक्ट बताता है। टू प्रोवाइड ऑफ सेट ऑफ सर्टन मैकेनिज्म, सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑन प्रोसीजर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी एक्ट कहता है। और अगर कभी किसी तरह का कंप्लेन आता है इस एक्ट के तहत तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। तो ये एक्ट किन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू होता है? पहले तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पर किसी अकाउंटिंग ईयर में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम किए हो किसी भी एक दिन भी, तो उनके ऊपर भी एक्ट लागू होता है। और कुछ केसेस में पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी एक्ट लागू होता है। खास करके जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है जो कि अगर सेल किए होंगे किसी तरह का गुड्स जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर का है विथ एन एस्टैब्लिशमेंट इन एनी प्राइवेट सेक्टर। इन दैट केस अगर उस साल इस पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट को जो भी उसने सेल किया है या फिर सर्विस दिए हैं उससे या फिर उन दोनों को मिला के उसका अगर ग्रॉस इनकम कम से कम 20% का भी हो जाता है in comparison with the establishment in private sector, so in that case
उस पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा। मतलब पब्लिक सेक्टर को भी बोनस देना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय एनी एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। मतलब अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो कुछ भी केसेस में कभी भी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं मिलेगा। अभी आते हैं हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 32। मतलब कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कभी भी लागू नहीं होता, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ हो गए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हो गए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए लाइक नेचर। मतलब इसी की तरह और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर भी एक्ट लागू नहीं होता। जो भी सीमैन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 42 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 उनको भी बोनस नहीं मिलता। जो भी एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हुए हैं या फिर लिस्टेड हुए हैं किसी स्कीम के तहत अंडर द डॉक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 उनके ऊपर भी एक्ट नहीं लागू होगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं उनके ऊपर भी एक्ट लागू नहीं होगा। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सोसाइटी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बने हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल कॉमन सी बात है। जो बोनस दिया जाता है ना वो प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाता है। मतलब वही एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर प्रॉफिट हो रही है वही बोनस देते हैं। तो जो एस्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट मेकिंग में जिसका कोई काम नहीं है वो कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर वो कैसे प्रॉफिट का एक हिस्सा दे सकते हैं बोनस की तरह। इसीलिए इनके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू नहीं होता। जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हुए हैं ऑन बिल्डिंग ऑपरेशन, देन एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the employees under the Industrial Financial Corporation of India, Financial Corporation, then the National Bank of Agriculture and Rural Development, the Unit Trust of India, the Industrial Development Bank of India, इनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता और ना ही ये जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस मिलता है। अभी चलिए डेफिनेशंस। तो हमारा पहला डेफिनेशन आ रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिफ़ाइन किया गया है इस एक्ट में। मतलब जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो या उनका जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन होगा। तो इसमें कहा गया है जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आते हैं उनका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको मैं ज़रा क्लियरली बता दूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे इंडिया में जो रेलवेज़ है, पोर्ट्स है, माइंस है या फिर जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, ऑयल फील्ड्स है या जो एस्टैब्लिशमेंट मोर देन वन स्टेट उसका अगर कोई ब्रांच है तो उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी केसेस में जो एस्टैब्लिशमेंट जिस स्टेट में होगा सिचुएटेड उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, जहाँ पे वो एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड हो तो इन दैट केस उसी का स्टेट गवर्नमेंट उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर आता है, जैसे कि रेलवे कंपनी या फिर वो कोई इंडस्ट्री जिसको कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, या फिर जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, कॉरपोरेशन अंडर सेंट्रल स्टैट्यूट, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, माइंस, ऑयल फील्ड्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, मेजर पोर्ट्स एसेट्रा, इनका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अदर केसेस में एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे हो सिचुएटेड उसी स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट। अभी आते हैं हम अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में अवार्ड के बारे में बताया गया है। सो अवार्ड मतलब अगर कोई भी केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में आया है और उसके तहत कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड भी मिला है या फिर इस कोर्ट के तहत भी अगर कोई अवार्ड मिला है अंडर सेक्शन 10A, वो चाहे इंटरिम अवार्ड हो, फाइनल अवार्ड हो, तो उसको
अवार्ड की कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब उसको अवार्ड कहा जाएगा। बैंकिंग कंपनी कौन है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है। सो बैंकिंग कंपनी इज एज ए बैंकिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और इसमें कौन कौन शामिल है? पहला आता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी सब्सिडरी बैंक ऑफ इट, उसको हम बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। या फिर कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कि स्पेसिफाइड हो शेड्यूल 1 में टू द बैंकिंग कंपनी, उसको भी बैंकिंग कंपनी कहा जाएगा। या फिर एनी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक सिचुएटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनी, या फिर एनी कोऑपरेटिव बैंक एज डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट, या फिर अदर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड ऑन बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोज शैल बी कॉल्ड एज बैंकिंग कंपनीज। So when is the employee eligible for the bonus? So eligible होने के लिए बोनस के लिए एम्प्लॉई को जो उसका देखना पड़ेगा सैलरी या वेजेस, वो 21,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स हिज ड्रॉइंग ऑफ सैलरी और वेजेस शुड नॉट गो बियॉन्ड 21,000 पर मंथ, और उसको उस अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम करने चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। उसकी सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो उस अकाउंटिंग ईयर में जिस साल का उसको बोनस दिया जाएगा वो कम से कम 30 दिन काम करने चाहिए उसको, क्योंकि जो बोनस दिया जाता है वो सैलरी के बेसिस पे दिया जाता है, और उस अकाउंटिंग ईयर में उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसीलिए वो उस अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम करना चाहिए उसको, तभी जाकर के वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए, चाहे वो मिनिमम बोनस दिया हो या फिर मैक्सिमम बोनस। मतलब भले ही उसको मिनिमम बोनस भी दिया जाए 8.33% का, या फिर मैक्सिमम बोनस अगर दिया जाए 20% का ऑफ सैलरी, फिर भी उसको एलिजिबल होने के लिए ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो एलिजिबल होगा फॉर द बोनस। देखिए अब एम्प्लॉई का डेफिनेशन क्या है। सो एम्प्लॉई इस एक्ट के तहत हम जैसा कि जान चुके हैं, जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयड हुआ होगा और उसका जो सैलरी या वेजेस है वो पर मंथ 21,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही वो स्किल्ड काम करे, अनस्किल्ड काम करे, मैनुअल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क, ठीक है, कोई भी काम करे, वो भले ही हायर बेसिस पे, रिवॉर्ड बेसिस पे काम करे, या फिर उसका जो भी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सप्रेस्ड हो, एम्प्लॉयड हो, वट एवर केस, लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और उसका जो वेजेस है वो 21,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप्रेंटिस को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा एज एम्प्लॉई, क्योंकि अप्रेंटिस जो है वो एक ट्रेनी होता है, और ये कुछ केसेस है जिससे हम एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सो द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एलिजिबल टू गेट द बोनस, जैसे कि टेम्प्रेरी वर्कमैन हो गए। तो टेम्प्रेरी वर्कमैन अगर हो गए, वो उनका भी मतलब वो लोग भी बोनस के लिए एंटाइटल्ड है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क बाय हिम। और ऐसा एक केस भी है कूपर एलन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। यहाँ तक कि अगर कोई पार्ट टाइम वर्कर भी है जो कि एज ए स्वीपर एंगेज हुआ है ऑन रेगुलर बेसिस, उसको भी बोनस में हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसा भी एक केस है ऑटोमोबाइल कर्मचारी संघ वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का केस। अब देखिए जो डिसमिस्ड एम्प्लॉय है उनको अगर दोबारा से वापस रख दिया गया हो, रीइंस्टेटेड किया गया हो विथ बैक वेजेस, उनको भी बोनस मिलेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बोनस। केस है गैनॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस निरंजन दास का केस। लेकिन हाउएवर, ठीक है, लेकिन डिसमिसल या फिर रिट्रेंचमेंट अगर हुआ हो किसी एम्प्लॉय का ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड या फिर रियोटियस बिहेवियर या फिर मिस अप्रोप्रिएशन या फिर थेफ्ट, साबोटेज, इन केसेस में उस एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिल सकता, नहीं दिया जाएगा। अगर कोई डिसमिस्ड एम्प्लॉय है उसको वापस फिर से रीइंस्टेटेड किया गया है विदाउट वेजेस, ठीक है, विदाउट वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ डिसमिसल, मतलब जितने दिन तक वो डिसमिस था उसको कोई वेजेस नहीं मिला उतने दिन का,
तो इन दैट केस उसको बोनस भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोनस जो है वो रिलेटेड है वेजेस के साथ। अगर किसी को वेजेस ही नहीं मिलते हैं क्योंकि वो डिसमिस हुआ था, इन दैट केस बोनस कहाँ से आता है? बोनस का सवाल ही नहीं आता। तो इन दिस केस bonus as it is related with the wages paid, when wages have not been paid, question of paying bonus does not arise. Retrenched employee is also eligible to get bonus. ठीक है, रिट्रेंच एम्प्लॉय को भी बोनस मिलेगा, लेकिन वो कम से कम जो पीरियड है 30 डेज का टू वर्क इन दैट एस्टैब्लिशमेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। इस सभी केस है बैंक ऑफ मधुरा लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ मधुरा एम्प्लॉयज़ यूनियन। And a peace rated worker is also entitled to bonus, केस है मालाबार टाइल वर्क्स वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। अभी आते हैं हम एम्प्लॉयर का डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कहा गया है। तो एम्प्लॉयर में कौन आता है? तो देखिए, अगर फैक्ट्री का केस हुआ तो फैक्ट्री का जो भी ओनर होगा, ऑक्युपायर होगा उस फैक्ट्री का, इंक्लूडिंग उनके एजेंट्स, मतलब ओनर ऑक्युपायर के अगर एजेंट्स हैं उनको भी माना जाएगा एज एम्प्लॉयर। इन केस ये ओनर या ऑक्युपायर या फिर उनके एजेंट, इन दैट केस अगर उनका डेथ हो गया हो, डिसीज ओनर या ऑक्युपायर है, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। और फैक्ट्री केसेस में मैनेजर ऑफ दैट फैक्ट्री, ठीक है, जो भी मैनेजर होगा फैक्ट्री का, उसको भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। और अदर केसेस में जो भी पर्सन जिसके हाथ में अल्टीमेट कंट्रोल हो ओवर द अफेयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उसको एम्प्लॉयर माना जाता है। सैलरी और वेजेस का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में कहा गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, सैलरी और वेजेस में इंक्लूड है जितने भी रेमुनरेशन है एक्सेप्ट ओटी, ओवर टाइम प्लस डीएनएस अलाउंस। अभी सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? सो एनी अदर अलाउंस व्हिच द एम्प्लॉई इज फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड, या फिर अगर द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, medical attendance for other amenity, or of any service, or any concessional supply of food, grains or other articles, any traveling concession, any bonus including incentive, production and attendance bonus, any contribution to provident fund or pension fund, any retrenchment compensation or gratuity or other retirement benefit, any commission payable to the employee, इसको सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जो अगर एम्प्लॉई है उसको अगर सैलरी के बदले में, मतलब सैलरी के कुछ पार्ट के तहत हो या फिर फुल सैलरी के बदले में फ्री फूड अलाउंस दिया जाता है या फिर फ्री फूड दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, इन दैट केस उसको समझा जाएगा आज सैलरी और वेजेस। ठीक है, नाउ कम टू एलोकेबल सरप्लस, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में कहा गया है। एलोकेबल सरप्लस होता है 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस फॉर अदर देन बैंकिंग कंपनी, और बैंकिंग कंपनीज या फिर या कंपनीज जो कि अब्रॉड के साथ लिंक हो, उनका होता है 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, एलोकेबल सरप्लस हो गया। एलोकेबल सरप्लस इज इन केस ऑफ अदर देन बैंकिंग कंपनी 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, और इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर कंपनी लिंक्ड विद अब्रॉड दैट इज 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, उसको हम कहेंगे एलोकेबल सरप्लस। और ये बोनस के कैलकुलेशन के लिए हमको एलोकेबल सरप्लस ज़रूर चाहिए, उसका कैलकुलेशन ज़रूर चाहिए, तभी जाके हम बोनस दे पाएंगे। अभी आते हैं हम अवेलेबल सरप्लस, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में कहा गया है। अवेलेबल सरप्लस का मतलब है सेक्शन 5 में जो जो कहा गया है, जितना भी अमाउंट कहा गया है उसी को ही बोला जाता है आज अवेलेबल सरप्लस।